स्ट्रेस से भी एक्जिमा बढ़ जाता है। मुझे स्किन डिजीज हो गई, क्या प्रेफर करूं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर एक प्राइवेट क्लिनिक? जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, से अनसेफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उनको भी डर्मेटोलॉजिस्ट ही ठीक करता है। डॉक्टर को भगवान मानने वाला कंसेप्ट है, उससे समाज को थोड़ा सा बचना चाहिए। कुछ स्किन डिजीज लंबे समय तक ट्रीटमेंट मांगती है। शायद ये सवाल आपसे पूछना बहुत सही रहेगा कि मैस्टरबेशन से एक्ने प्रॉब्लम या फिर पिंपल्स प्रॉब्लम ये सब होता है या फिर नहीं होता? नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, जब मैं आपके ऊपर रिसर्च कर रहा था, जब मैंने स्किन के ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो मैंने कहीं आपका गूगल पे नाम देखा जी। तो सर, पहले तो आप मुझे बताओ कि इतनी वैल्यूएबल ऑडियंस आपने कैसे ग्रो करी सर? सर, ये एक दिन का सफ़र नहीं है, ये बहुत लंबा सफ़र है। मेरे को प्रैक्टिस करते हुए 15 से 17 साल हो गए और पेशेंट धीरे धीरे जुड़ते चले गए। जैसे जैसे हम पेशेंट को देखते थे, पेशेंट इंप्रूव करते थे, ठीक होते थे, तो वर्ड ऑफ माउथ से पेशेंट जुड़ते चले गए। और धीरे धीरे हमने क्लिनिक में फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया, कुछ अच्छे से मशीनें ऐड करने लगे। पहले एक मशीन थी, फिर और अलग फैसिलिटी अवेलेबल करवाई। तो धीरे धीरे हमने हमेशा अपने आप को, अपने क्लिनिक को इवोल्यूशन स्टेज में रखा है, हमेशा इवोल्व करने की सोची है। इसलिए ऑडियंस को भी अच्छा लगता है और पेशेंट्स को भी अच्छा लगता है कि ये अपने आप को अपडेटेड रखते हैं और अपग्रेड करते रहते हैं। सर, आपने भी जैसा बोला कि मेरे को 10 से 15 साल हो गए इस फील्ड में। 15 साल पहले जो स्किन प्रॉब्लम्स होती थी, आज जो स्किन प्रॉब्लम्स हो रही है, सर उनमें क्या डिफरेंस देख रहे हो आप? सर, 15 साल पहले लोग बाग इतने अवेयर नहीं थे स्किन को लेकर। पेशेंट्स जनरल प्रैक्टिशनर के पास भी दिखाता था और अपने आप से भी मेडिसिन ले लेता था, इतना अवेयर नहीं था। अब क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन प्रेजेंस हर डॉक्टर की है, हर स्किन स्पेशलिस्ट की है, तो पेशेंट अवेयर हो रहे हैं, पेशेंट एजुकेट हो रहे हैं, तो उससे पेशेंट्स का फुटफॉल क्लिनिक पे बढ़ने लगा है। आप उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन उठा लीजिए। हेलो सर, आपके 10-15 साल के जितना भी आपने ज्ञान लिया है इस फील्ड में, या फिर आपने कहा आपकी ये इंडस्ट्री हो चुकी है, सर थोड़ा सा आज हम आपसे लेंगे जी। तो शुरुआत ये करते हैं सर। जब मैं स्किन के अंदर घुस रहा था, इस प्रोडक्ट के अंदर घुस रहा था, तो बेसिकली मैंने ये देखा कि आजकल के जो फ्यूचर आ रहा है, उनको एक बीमारी कॉमन हो रही है। एक हो रही है एक्ने, एक हो रही है जिसमें ब्लैक हेड्स हो जाते हैं लोगों को, ठीक है। एक हो रही है सर आंखों में रेडनेस आ रहा है, ठीक है, और ये काले घेरे। सर, ये किस वजह से होते हैं जी? एक बार ये मुझे बताएं, और इसके पीछे कोई रीजन होता है, मतलब ये किस वजह से होता है, मेन ये होता है क्या खाने से सही हो जाता है? तो इसके पीछे का पूरी केमिस्ट्री बता दीजिए सर, है क्या? जी, बहुत ही अच्छे सवाल हैं और जो ऑडियंस के लिए बहुत बेनिफिशियल है इनके आंसर जानना। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आजकल जो, मैं आंखों वाली बात पे पहले जाना चाहूँगा, आंखों में ड्राइनेस रहती है, आंखों में रेडनेस रहती है और डार्क सर्किल रहते हैं। इसका सबसे ज़्यादा जो कारण है, बड़ा कारण है, वो है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। हम स्क्रीन आउट टाइम कम रहता है, स्क्रीन इन टाइम ज़्यादा रहता है। सब लोग मोबाइल पे, स्क्रीन, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, जिससे आंखों की जो ब्लिंकिंग रेट है वो कम हो जाती है, आंखें झपकती है वो बहुत कम हो जाती है, और उससे जो आंखों में जो फ्लूइड होता है, जो आंखों को वेट रखता है, जिससे आंखें हेल्दी रहती है, वो ड्राई हो जाती है। उस ड्राइनेस की वजह से इरिटेशन, रेडनेस, जलन और डार्क सर्किल होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण है आजकल की जनरेशन के लिए, टुडेज एरा। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग है खान पान। जैसे हर व्यक्ति का, हर यंगस्टर का, हर यूथ का खान पान बिगड़ा है। जो हेल्दी लाइफस्टाइल थी, जो वर्क लाइफ बैलेंस था, जो क्या नाम, जो काम करने की शैली थी, वो इम्बैलेंस हुई है कहीं ना कहीं। सोने का टाइम बिगड़ा है, उठने का टाइम बिगड़ा है, खान पान बिगड़ा है, फूड हैबिट बिगड़ी है। उस वजह से भी डार्कनेस आती है स्किन पे और पिंपल्स पॉप आउट होते हैं। आज के 20-25 साल पहले जाके हम देखते हैं तो खान पान हेल्दी था, पौष्टिक था, आदमी अपने फिक्स डेली रूटीन में रहता था, उससे इधर उधर नहीं होता था। अभी के जनरेशन में यंगस्टर्स काफ़ी लाइफ स्टाइल को और फूड हैबिट को, अपने बैलेंस को मोबाइल की वजह से मान सकते हो, सोशल मीडिया की वजह से मान सकते हो, अलग तरह के सोशल सर्किल की वजह से काफ़ी इम्बैलेंस कर चुके हैं। और इन जो स्किन की डिजीज़ में भी और किसी भी प्रकार की डिजीज़ में
इन सब चीज़ों का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। सर इसका कोई तोड़ है, इसकी कोई रेमेडीज है? मतलब कि भाई मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, मैं थोड़ा इंजीनियरिंग की फील्ड में हूँ जी तो मुझे ना करके भी शायद स्क्रीन टाइम वहाँ देना होगा, जी ठीक है, मैं उसको नहीं रोक सकता। इस चीज को थोड़ा सा कम करने के लिए भाई मेरी फ्लूइडिटी भी थोड़ी बनी जी। रहे, उस चीज के लिए थोड़ा सा कोई रेमेडीज है सर उस चीज की? सर इस चीज़ के लिए सबसे पहला रेमेडी तो है विल पावर। विल पावर। जो आपका वर्क रिलेटेड स्क्रीन टाइम है वो बिल्कुल जायज़ है और वो होना ही चाहिए, क्योंकि वो आपका काम है, वहाँ से आपकी अर्निंग सोर्स है, वो ब्रेड एंड बटर है, तो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन आप अक्सर देखने में आता होगा, और आप भी जानते होंगे, काफ़ी लोग बेवजह ही स्क्रॉल करते रहते हैं मोबाइल को, जैसे चाहे वो इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, ये इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं जिन पे काफ़ी समय बीतता है, और वो स्क्रीन टाइम अपने लिए ज़्यादा डेंजरस होता है, ज़्यादा हार्मफुल होता है। जो बहुत सारे रील्स जो आपको ज़रूरत नहीं है, जिसका कोई वास्ता नहीं है, उनको देखने के लिए भी अपन टाइम वेस्ट करते हैं। तो उस तरह के स्क्रीन टाइम से बचना चाहिए या फिर उसको मिनिमम करना चाहिए। जो वर्क रिलेटेड स्क्रीन टाइम है वो तो करना ही चाहिए सर, उसको नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। बिल्कुल 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 सर। जैसे आपने बोला कि इसमें आपके पिंपल्स जनरेट होते हैं जी, आपके एक्ने आते हैं, सर क्या ये खान पीन के कारण होता है? खान पीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब जैसे मैंने पहले बताया, आपने पूछा, फूड हैबिट लोगों की चेंज हो गई है। लोगों की डाइट में फास्ट फूड, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, कचौरी, इस तरह का खान पान बिगड़ा है। जो हरी सब्जियां हैं, सलाद है, फ्रूट है, हेल्दी स्टफ़ जो अपन खाते थे, वो कहीं ना कहीं हम उससे डेविएट हो रहे हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, हार्मोनल इश्यूज, हार्मोनल इम्बेलेंस अर्ली एज में होने लग गया है, उसके कारण से भी पिंपल पॉप आउट होते हैं। थर्ड थिंग, स्ट्रेस। हर बच्चा, हर यंगस्टर, हर यूथ, हर आदमी स्ट्रेस में है। रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ नहीं करते, माइंड रिलैक्स नहीं रखते, स्ट्रेस की वजह से भी पिंपल्स पॉप आउट होते हैं, डार्क सर्कल होते हैं। तो मल्टी फैक्टोरियल चीज़ें हैं, मल्टीपल रीजंस आर देयर, जिसकी वजह से हमारे स्किन रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं, स्ट्रेस की वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं, और उसका फिर से हमारे स्किन पे विशियस साइकिल बन के हमारे स्किन को वो डैमेज करता रहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या स्किन डिजीज होना टेम्परेरी है या परमानेंट है? मतलब मेरा कहने का ये है तात्पर्य, जैसे होता है ना भाई, खांसी जुकाम हो गई, उसको अपन ठीक कर सकते हैं किसी मेडिसिन से, ठीक है। स्किन डिजीज होना ये क्या लॉन्ग टर्म है या फिर एक तरीके का अपन इसको रेमेडीज देके इसको शॉर्ट टर्म कर सकते हैं या फिर इसको खत्म भी कर सकते हैं? देखो, इसमें जो आपको मैं एकदम क्लियरली बताना चाहूँगा, कुछ स्किन डिजीज़ लंबे समय तक ट्रीटमेंट मांगती है। वो स्किन डिजीज़ क्रॉनिक इलनेस होती है, उनमें हमें लंबे समय तक ट्रीटमेंट देना पड़ता है, मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, और कई बार कुछ स्किन डिजीज़ ऐसी होती है जो पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं होती है, जैसे सोराइसिस, जैसे एक्जिमा, जैसे अगर किसी को क्रॉनिक इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गए हों तो वो कई बार ख़त्म नहीं होती। पर अगर हम दवाई लेते रहते हैं और डॉक्टर के गाइडेंस में दवाई लेते रहते हैं तो वो सेफ रहती है, उनसे वो बीमारी कंट्रोल रहती है। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ कुछ बीमारियां ऐसी भी होती है जिसमें फिक्स ड्यूरेशन अगर कोर्स का ले लेते हैं डॉक्टर की सलाह से तो बीमारियां कंप्लीटली ठीक हो जाती है। तो एक तो क्रॉनिक इलनेस होती है जो लंबे समय तक सालों साल चलती है, एक एक्यूट इलनेस होती है जिसमें कुछ फिक्स टाइम के लिए अगर हम ट्रीटमेंट ढंग से सिस्टमेटिक डिसिप्लिन वे में अगर हम लें तो वो ठीक हो जाती है। तो पर अक्सर देखने में आता है कि पेशेंट्स डॉक्टर के पास आने में थोड़ा सा डरते हैं, कतराते हैं, उनको एक भय रहता है अंदर कि पता नहीं मेरी डिजीज ठीक होगी या नहीं होगी, पता नहीं मैं जिस स्थिति में अभी हूँ उससे बिगड़ तो नहीं जाएगा। इस वजह से वो अवॉइड करते हैं आना। जबकि मैं ऑडियंस से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मिलिए, मिलकर अपने मन में जो भी शंकाएं हैं उनका समाधान डॉक्टर से अपफ्रंट पे जाके पूछिए, ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी आए ट्रीटमेंट को लेकर। आप क्लैरिटी नहीं रखेंगे तो डाउट्स में रहेंगे तो बीमारी का समाधान नहीं होना है। सर इस एक्जिमा और ये क्राइनोसिस पे इस पे आते हैं, जब एक पेशेंट है, मैं पेशेंट हूँ, आपके पास आता हूँ, सर मैं आपको एज अ भगवान मान के आता हूँ कि आप मेरी पूरी स्किन डिजीज सही कर दो। जी बिल्कुल बिल्कुल। 10-15 साल के उस एरा जो आपने जिया है, आप उस क्लाइंट को या फिर उस पेशेंट को जो आपके पास आ रहा है आपको भगवान मान के, सर आप उसको ऐसा क्या सांत्वना देते हो जो वो एक तो होता है आपसे बिल्कुल
रुआ जाता है कि भाई हाँ अब मेरे से अब ये सर जो है वो सब डॉक्टर जो है सब सही कर देंगे मेरा, ठीक है। देखो सर, पहले ये बात तो मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर को भगवान मानने वाला कंसेप्ट है उससे समाज को थोड़ा सा बचना चाहिए। डॉक्टर भी आपकी तरह ही इंसान है, उसने भी साइंस पढ़ी है, उसने भी एक स्टडी करी है मेडिकल साइंस की, तो वो अपने बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट नॉलेज वो आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देने का प्रयास करता है। लेकिन जब अपन भगवान मान लेते हैं तो अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर को का आपको वेल विशर होना ज़रूरी है, डॉक्टर आपके लिए वेल विशर होगा तभी अभी अभी आपका अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएगा। तो भगवान मानना तो बंद करिए अपन, है ना। उससे क्या बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर देते हैं चीज़ों को और अपनी एक्सपेक्टेशन एकदम आसमान पर चली जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। उसका भी अर्निंग सोर्स कंसल्टेशन है और वो भी अपने नॉलेज में जितना बेस्ट से बेस्ट आपके लिए कर सकता है वो करता है। और दूसरा आपने पॉइंट रखा कि आप क्या देते हो जिससे पेशेंट को काउंसलिंग समझ में आता है, पेशेंट खुश हो जाता है। तो पेशेंट को हम कोशिश करते हैं कि हम ट्रुथफुली जितना अच्छे से बीमारी के बारे में बता पाएँ, जितना अच्छे से उनको काउंसिल कर पाएँ, ताकि पेशेंट अपनी बीमारी के बारे में और अपने ट्रीटमेंट के बारे में बारीकी से हर चीज़ के बारे में जान पाए, वो भी सच्चाई से, ताकि उनके दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ इन्होंने मुझे सही बताया कि मेरे को ये बीमारी है, इसमें इतना इतना ट्रीटमेंट का टाइम लगता है। तो उससे पेशेंट अच्छे से खुश होता है और पेशेंट एकदम स्थिर होके मेंटली स्टेबल होके ट्रीटमेंट लेता है। अब आते हैं सर मेन मुद्दे पे, जो आपने बोला था बहुत बड़ी जो लॉन्ग टर्म चलती है, एक्जिमा। ये एक्जिमा के पीछे का रीज़न क्या होता है? एक्जिमा कई बार कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है। जैसे मान लो किसी चीज़ से एलर्जी हो, साबुन से, डिटर्जेंट से, सर्फ से, घर पे हाउस होल्ड कोई आइटम हो जैसे प्याज, लहसुन, टमाटर, नींबू काटते हैं, उससे भी कई बार हाथों पे एक्जिमा हो जाता है, जिसे हाउस होल्ड एक्जिमा भी बोलते हैं, हैंड एक्जिमा भी बोलते हैं। और कई बार एंडोजिनस एक्जिमा होता है, अपने आप से ही, जिसका कोई कारण नहीं होता है, अपने आप से ही एक्जिमा बनता है। कुछ केसेस में एलर्जी किसी पर्टिकुलर चीज़ से होती है तब एक्जिमा हो सकता है। किसी चीज़ में किसी केमिकल का या किसी लोशन का या कांटेक्ट में आने की वजह से एक्जिमा हो सकता है। तो ये अलग अलग प्रकार के एक्जिमा होते हैं। और कई बार जो पेशेंट एक्जिमा वाला हो उनके स्ट्रेस से भी एक्जिमा बढ़ जाता है। स्ट्रेस से भी एक्जिमा बढ़ जाता है? बिल्कुल। तो मतलब स्ट्रेस कम लेना चाहिए? बिल्कुल, ऑब्वियसली स्ट्रेस कम लेना चाहिए। सर एक बात बताओ, अभी आपने जैसे बोला लोशन से एक्जिमा हो जाता है, बाहर पूरी दुनिया यूज़ कर रही है सर ये सब चीज़ें, मॉइस्चराइज़र हो गया, लोशन हो गया, ये चीज़ें अपने बॉडी को इफेक्ट करती है? बिल्कुल। अगर बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी कंसल्टेशन के हम खाली सोशल मीडिया से देख देख के हम ऑनलाइन प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो उनसे तो डेफिनेटली एलर्जी होने की पूरी संभावना है। और मैं लोशन की जहाँ तक बात कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, कुछ ग्रीस है, कुछ केमिकल फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं, उनके संबंध में मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि उससे भी एलर्जी होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो सर इसकी कोई मतलब जब मैं सर्दी में जाता हूँ तो सर मेरी स्किन ड्राई होती है जी, उसके ऊपर मैं अगर लोशन लगा रहा हूँ तो क्या मेरी बॉडी इफेक्ट कर रही है उससे? नहीं, ऐसा नहीं। अगर ड्राइनेस है, आप मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा रहे हैं तो उससे इफेक्ट नहीं कर रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने आप से कुछ भी जाने पूछे बिना अपने आप से कोई दवाई या लोशन आप लगा रहे हो तो वो गलत है। पर एक रूटीन में मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाना, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो कोई गलत नहीं है, वो लगाना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाने के बाद में घंटा 2 घंटे तक हैंड वॉश नहीं करना है ताकि उसका इफेक्ट रहे। अदरवाइज क्या है कि आपने लोशन लगाया और तुरंत 15 मिनट बाद में वॉश कर लोगे साबुन से, तो वो मॉइस्चराइजिंग लोशन आपका वेस्ट हो गया क्योंकि उसको वॉश कर दिया आपने। सर अब आते थोड़ा बहुत उस इंडस्ट्री में जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ यूज होती है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आते हैं सर। जी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में मेकअप एक तरीके का बोलते हैं ना, अगर आप एंटर करो सबसे पहली वही चीज़ है। बिल्कुल है। क्या असर होता है पूरी बॉडी पे उस मेकअप का? सर मेकअप तो उनकी डिमांड है, प्रोफेशनल डिमांड है, क्योंकि उनको कैमरे के सामने अभिनय करना होता है, एक्टिंग करनी होती है, तो उनको मेकअप तो उनके लिए मस्ट है। पर कई बार कुछ क्लाइंट्स की या कुछ पर्सन्स की स्किन ऑयली होती है, एक्सेस ऑयल उनकी स्किन से सिक्रेट होता है, उन स्किन में अगर मेकअप करेंगे तो फुंसियाँ निकलने के चांसेस रहेंगे, एलर्जी बढ़ने के चांसेस रहेंगे, जिसे कॉस्मेटिक इंड्यूस्ड एलर्जिक रिएक्शंस कहते हैं, एक्नी कॉस्मेटिका बोलते हैं। तो वो इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ऐसा नहीं है
कि मेकअप सभी को नुकसान करेगा और ऐसा भी नहीं है कि सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एक्सेसिव यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स या मेकअप वो अच्छा नहीं है। इंडस्ट्रियल डिमांड है, प्रोफेशनल डिमांड है, तो अगर लाइट मेकअप करके काम चलाया जा सकता है तो लाइट ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत हैवी मेकअप कई बार हम करते हैं तो अपने स्किन में जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक होते हैं, उनको ब्लॉक कर देता है और फिर कई बार हम उनको अच्छे से क्लींज नहीं कर पाते, तो पिंपल्स निकलने की संभावना बढ़ जाती है। सर इसको एक बार मतलब पूरा प्रॉपर वे में समझाओगे कि आपने कहा कि भाई पोर्स होते हैं, मतलब इसके अंदर थोड़ा बायोलॉजी के अंदर घुसते हैं, ठीक है, और इसमें पूरी स्किन रिलेटेड मैं टर्म समझता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्च किया हुआ क्वेश्चन है कि मैं अपनी बॉडी को कैसे समझूं कि ये एक तरीके का लोशन मेरे लिए बना हुआ है या नहीं बना हुआ। तो सर ये इसकी थोड़ी बायोलॉजी के अंदर घुसते हैं कि एक इंडिविजुअल को कैसे पता चलेगा कि मेरी बॉडी के लिए क्या इफेक्टफुल है और क्या हार्मफुल है। देखो, इस अपने स्किन पे सीबेशियस ग्लैंड्स होती है जिनसे सीबम नाम का एक पदार्थ सिक्रिट होता है, जो यूँ मान लो कि भगवान का दिया हुआ नेचुरल स्किन ऑयल है। अब कुछ पर्सन्स में सीबेशियस ग्लैंड्स की एक्टिविटी हाइपर होती है, तो वहाँ पे वो हाइपरप्लाजिया की वजह से जो एक्सेसिव ऑयल सिक्रिट होता है, ऐसे पेशेंट्स में एक्ने होने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार आप देख सकते हैं कि नोज़ पे अगर आप यूँ देखते हैं कुछ खीलें निकलती है और ऑयल ज़्यादा सिक्रिट होता है, तो आप समझ लेना चाहिए आपकी स्किन ऑयली है। तो आपको दिन में 2 या 3 बार फेस वॉश करना ही चाहिए। और डर्ट और बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाओ, आउटर वर्ल्ड में जाओ, तो उसके बाद में जब घर पे आते हो तो आपको पक्का से वॉश करना चाहिए, अच्छे से क्लींज करना चाहिए फेस को, ताकि जो डर्ट और जो भी गंदगी चेहरे पे रखी है, आ गई है, वो वॉश हो जाए। नहीं तो वो जो ग्लैंड्स है उनके पोर्स को फिर से ब्लॉक करेगा तो उनमें इन्फ्लेमेशन होगा तो फुंसियाँ निकलेगी। और कई बार कुछ पेशेंट्स में ग्लैंड्स कम एक्टिव होती है, तो उनमें ऑयल, जो नेचुरल ऑयल सिक्रेट होना चाहिए, वो होता ही नहीं है। ऐसे लोगों में स्किन ड्राई हो जाती है, स्केल उतरते हैं, पपड़ी निकलती है स्किन से। ऐसे लोगों में तो मॉइस्चराइजर एक्सटर्नली बाहर से हमारे को स्किन पे लगाना पड़ता है। ओके सर जैसे भी आपने बात किया कि बाहर से आए तो फेस वॉश लगाओ, तो आप कह रहे हो कि मतलब हमें बाहर का प्रोडक्ट यूज़ कर लेना चाहिए? कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है, बाहर का प्रोडक्ट यूज़ करने में मना नहीं है, पर अगर कोई स्किन डिजीज़ है, कोई बीमारी है स्किन की, तो उसमें आप अपने आप से कुछ भी ना लें। अगर रूटीन में आप ड्राइनेस के लिए मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा रहे हैं, रूटीन फेस वॉश अगर कर रहे हैं, शैम्पू कर रहे हैं, कंडीशनर कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कई बार मैंने देखा है क्लिनिक पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पिंपल्स हो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ फेस वॉश से इनको ठीक करना चाहता है, तो वो संभव नहीं होगा। वहाँ पे आप अपनी किसी कंसल्टेंट को, डर्मेटोलॉजिस्ट को, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा के ट्रीटमेंट लेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेगा। जिसके लिए पेशेंट्स के दिमाग में एक डर रहता है, उस डर को निकालना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे सेल्फ मेडिकेशन लोगे तो वो भी तो अच्छी बात नहीं है ना। उसमें भी आपका पैसा लग रहा है। आप ऑनलाइन परचेज करो या ऑफलाइन परचेज करो या काउंटर पे जाके परचेज करो, वो जो परचेज कर रहे हो उसका तो कोई आंसरेबल ही नहीं है उन चीज़ों प्रोडक्ट के लिए, तो कोई सामने कंसल्टेंट भी नहीं बैठा है। तो कम से कम आप अगर पैसा लगा रहे हो प्रोडक्ट्स में, तो किसी जानकार आदमी से पूछ के उस पर खर्च करो, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। सर आजकल की जनरेशन, या फिर मैं कह दूं मेरी जनरेशन, ऐसा बोलती है कि भाई पिंपल लगा लो, जो बोलते हैं ना दादी के नुस्खे हैं कि भाई पिंपल, अगर पिंपल हो गया है आपके, ठीक है, तो आप उस पर मुल्तानी मिट्टी लगा लो, या फिर आप बाहर का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लगा लो जो खुद एक वो बोलता है कि भाई मेरे अगर इस पर तो मेरे से पिंपल हट जाएगा। आप आमतौर पर ऐड देखते होंगे इस चीज़ का, तो सर क्या ये सच है, इससे हो सकता है? बिल्कुल, दादी के नुस्खे आज भी कारगर हैं। जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। दादी के नुस्खे में जैसे कुछ पुराने टाइम पे लोग बोलते थे मुल्तानी मिट्टी का लेप करने से चेहरे पे ग्लो आता है, और ये साइंटिफिकली भी सही है, क्योंकि हम चेहरे पे अगर मुल्तानी मिट्टी का सेक करते हैं, मतलब लेप करते हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो अपने स्किन पे फेस पैक बनता है, फेस पैक बनते कर वो चेहरे को क्लींज करता है, सारी अपनी जो चेहरे की गंदगी है उसको दूर करता है, तो वो बिल्कुल फ़ायदेमंद है। दादी के नुस्खे में जैसे मैं ड्राइनेस के लिए बात करता हूँ, तो ग्लिसरीन और गुलाब जल पुराने टाइम से आप सुनते हुए आ रहे हो, ग्लिसरीन गुलाब जल से ड्राइनेस खत्म होती है, तो आज भी वो उतना ही क्या नाम लॉजिकल है। हमें पेशेंट को हम भी सजेस्ट करते हैं कि लगाना चाहिए। तो पुराने नुस्खों में भी साइंस थी, बशर्ते हम उन नुस्खों को तरीके से और सिस्टम से फॉलो करें। ओके सर अब आते हैं थोड़ा, आपने जब मैं आपके ऊपर
सर्च कर रहा था तो आपके नाम के आगे एक चीज लिखी हुई थी, वेनरोलॉजी एंड लेप्रोसी। सर वेनरोलॉजी का मतलब क्या है? वेनरोलॉजी का मतलब है कि जैसे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, से अनसेफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उनको भी डर्मेटोलॉजिस्ट ही ठीक करता है। मतलब स्किन रिलेटेड डिजीज तो होती है, पर कई बार जेनेटल डिजीज होती है, सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड होती है, उनके लिए वेनरोलॉजी वर्ड यूज़ किया जाता है। सर कोई ऐसी डिजीज जो आमतौर पर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्स ये सब चीज़ें होती है? सर आजकल की जनरेशन बहुत ध्यान नहीं रख पाती है अनप्रोटेक्टेड सेक्स बिहेवियर की वजह से। इस तरह की एसटीडी जिसको मैं बोलूँगा वो काफ़ी बढ़ जाती है पेशेंट्स में। जैसे हर्पीज बहुत कॉमन है, और गोनोरिया इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है, बेलेनोपोस्टाइटिस कॉमन है, और रेडनेस प्रीप्यूस मैग्माइटिस कॉमन है। तो काफ़ी बीमारियां ऐसी हैं जो कॉमन है, जिनका कि सेफ हाइजीनिक नहीं रखने से अपने जेनेटल ऑर्गन्स को पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। शायद ये सवाल आपसे पूछना बहुत सही रहेगा कि मैस्टरबेशन से एक्ने प्रॉब्लम या फिर पिंपल्स प्रॉब्लम ये सब होता है या फिर नहीं होता? ये एकदम गलत भ्रांति है। ओके। एकदम गलत भ्रांति है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये दिमाग में पुराने टाइम से जो बैठा हुआ है वो है, उस वजह से ऐसा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से क्या नाम तो जो नेचुरल प्रोसेस है मास्टरबेशन, उसकी वजह से फुंसियाँ हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस वेनरोलॉजी में क्या ये अब जो इतना सब अपन ने एजुकेशन ले लिया है, या ये पहले से चलता हुआ आ रहा है? ये सब चीज़ें ये सदियों से चलता आ रहा है सर। ये सदियों से चलता हुआ आ रहा है सर। इसके बारे में थोड़ा क्योंकि मैंने जब रिसर्च करा था सर मुझे कहीं नहीं मिला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और सर ये बात कर लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो सर इस पे थोड़ा डीप डाउन जाए अगर आप जो आपका कोई सवाल है जो लोगों के लिए अगर इंटरेस्ट का है और लोगों को जानना जरूरी है और जिससे लोगों को फायदा होता है, तो क्यों नहीं करना? तो सर एक बार इसका डीप डाउन जाओ और मेरे को ये बताओ कि क्या मतलब क्या इम्पैक्ट आता है पूरी स्किन्स के ऊपर आफ्टर सेक्स? नहीं, इसका ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे अगर अनप्रोटेक्टेड अगर कोई भी अपन सेक्स करते हैं, तो अगर पार्टनर के कोई इन्फेक्शन है या कोई बीमारी है जो आपको भी ट्रांसमिट हो सकती है, वो आपको भी ट्रांसफ़र हो सकती है, इसलिए प्रोटेक्शन ज़रूर रखना चाहिए। और अगर इस तरह का इन्फेक्शन आपको हो गया है तो आप स्किन स्पेशलिस्ट से संपर्क करें, क्योंकि कई तरह के फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। और ये एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि पहले तो अवेयरनेस नहीं थी, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ पहले बहुत ज़्यादा थी, आज के 50 साल पहले, 40 साल पहले। अब तो धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। लोग जो यंगस्टर्स है, यूथ है, वो अवेयर हैं, तो वो प्रोटेक्शन भी रख रहे हैं, और उनमें जो रेट है इन्फेक्शन की रेट वो काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी अभी भी इन्फेक्शन आते हैं, और काफ़ी पेशेंट्स जो इस बीमारी को लेकर आते हैं, उनको एज ए स्किन स्पेशलिस्ट, एज ए वेनरोलॉजिस्ट हम उनको प्रॉपर्ली गाइड करके उनको ठीक करने का प्रयास करते हैं। इसी चीज़ में फिर लेप्रोसी क्या काम करता है? लेप्रोसी सर एक कुष्ठ रोग है। आपने सुना होगा पुराने टाइम पे कुष्ठ रोग होता था, जिसमें पूरे शरीर पे सफ़ेद सफ़ेद चकते होते थे, वाइट जो अछूत की बीमारी बोलते थे, जिसको कुष्ठ रोग अभिशाप है ऐसा मानते थे, लेकिन ऐसा है नहीं। तो वो लेप्रोसी एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से पूरे शरीर पे सफ़ेद सफ़ेद चकते हो जाते हैं, और वो परिवार में रहने वाले दूसरे पेशेंट्स को भी हो सकते हैं। पर क्योंकि गवर्नमेंट की अच्छे पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ने नेशनल लेवल पे एक प्रोग्राम चलाया, और जिसमें लेप्रोसी को इरेडिकेट करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी प्रयासरत है। गवर्नमेंट की तरफ से लेप्रोसी की दवाइयाँ भी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलती है, और अभी जो आज के पहले जो सोच थी ये कभी ठीक नहीं होगी और फैल जाएगी, वो चीज़ें अब नहीं रही है। पेशेंट पूरी तरह से ठीक होता है, और दवाई सरकार फ्री में देती है। प्राइवेट प्रैक्टिस में भी डॉक्टर के पास अगर किसी को जाते हो तो आप प्राइवेट में भी दवाई ले सकते हो, पर सरकार बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एक नेशनल पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। सर एक थोड़ा सा पेचीदा सवाल करना था। सवाल ये था कि मैं एक क्लाइंट हूँ, ठीक है, मुझे स्किन डिजीज हो गई, क्या प्रेफर करूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर एक प्राइवेट क्लिनिक? ये थोड़ा जवाब ऐसा होना चाहिए कि क्लाइंट को भी लगे कि भाई हाँ, टू बी वैलिड पॉइंट है, और मतलब बिल्कुल
पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट की गलती आपको गवर्नमेंट की बतानी है कि भाई वो ध्यान नहीं दे पाएंगे, हम आपको मॉनिटरिंग करेंगे ऑल टाइम। आपको एक एक चीज़ सर पूरे पॉइंट टू पॉइंट बताना है। देखो, ये बड़ा पर्सनल एजेंडा है, पर्सनल डिस्क्रिप्शन का पॉइंट है कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाऊँ या प्राइवेट में जाऊँ। ऑब्वियसली प्राइवेट में जाएंगे तो कॉस्ट रहती है, क्योंकि डॉक्टरी कंसल्टेशन फीस भी लगती है और दवाइयाँ भी आपको खुद परचेज करनी पड़ती है, तो वहाँ आपका बजट मैटर करता है। अगर आपका बजट ही नहीं हो तो और प्राइवेट में जाने की सलाह किसी को दें अपन, तो वो तो तर्कसंगत नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल भी नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की जहाँ तक मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट के सेटअप में भी, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हो या हेल्थ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनकी बहुत सारी स्कीम ऐसी है जिसमें फ्री मेडिसिन अवेलेबल है और पेशेंट्स को बेनिफिट भी होता है। बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की दवाइयाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। पर एक अपर मिडिल क्लास का आदमी या मिडिल क्लास का आदमी वेटिंग लाइन में या लंबी क्यूज़ में नहीं लगना चाहता, इसलिए वो वहाँ नहीं जाना चाहता। पर ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई सब स्टैंडर्ड काम होता है, अच्छा डायग्नोसिस होता है, अच्छी दवाइयाँ मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, चार्जेस भी नहीं लगते। तो ऐसा आप पेशेंट अगर अफोर्डेबल नहीं है और अगर वेट कर सकता है, लंबी लाइनों में लग सकता है, तो गवर्नमेंट में भी जा सकता है। और कई बार उनको एक पर्सनलाइज अटेंशन चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट में जाहिर सी बात है कि इतनी रश रहता है, इतनी लंबी क्यू रहती है, तो जितना पर्सनलाइज अटेंशन आप चाहते हो उतना तो उनके लिए संभव नहीं है ना, क्योंकि उनको आगे भी बहुत सारे काम निपटाने होते हैं। तो वो उसके लिए, और अगर कोई अफोर्डेबिलिटी रखता है तो वो प्राइवेट सेटअप में जाके पेशेंट्स अपना इलाज करा सकते हैं। सर कम टू द पॉइंट, व्हाट इज फिलर और व्हाट इज बोटॉक्स? सर ये एंटी एजिंग सेगमेंट के लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है पेशेंट्स के लिए। क्योंकि ये अभी पेशेंट्स जो डल फेस लेके आते हैं, जो लटका हुआ स्किन लेके आते हैं, सैगी फेस लेके आते हैं, जिनके आँख के नीचे गड्ढे हो जाते हैं, जिनके चेहरे पे झुर्रियाँ हो जाती है, उनके लिए रामबाण है। फिलर क्या होता है, जहाँ खड्डा है उसको फिल करता है। वो एक हाइलोनिक एसिड होता है जो नॉर्मल स्किन का कंपोनेंट होता है। वो इंजेक्शन हम जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ डिफेक्ट है, वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। बोटॉक्स एंटी रिंकल मॉलिक्यूल है। मींस अगर किसी के रिंकल है, डायनेमिक रिंकल, जो इस तरह से रिंकल बनते हैं, उनमें रिंकलिंग इफेक्ट को ख़त्म करता है। तो ये एंटी एजिंग सेगमेंट है। पेशेंट की एज अगर 50 साल है और अगर ये ट्रीटमेंट कराता है तो उसकी एज का इफेक्ट जो दिख रहा है, एजिंग इफेक्ट, वो कम हो जाएगा। साइड इफेक्ट्स है इसके? कुछ कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत सेफ मॉलिक्यूल है। बट कुछ हद तक अभी अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है। आज के जब हमने स्टार्ट करी थी प्रैक्टिस 15 साल पहले, तो लोग इतने अवेयर नहीं थे। ग्रेजुअली क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में, मिनी मेट्रो सिटीज़ में ये लोगों में अवेयरनेस बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से पेशेंट्स अब खुद आके डिमांड करते हैं कि मुझे एंटी एजिंग सेगमेंट के लिए, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के लिए मुझे बोटॉक्स करवाना है, फिलर कराना है, या हाइफू करवाना है, या नॉन एब्लेटिव आरएफ स्किन टाइटनिंग करानी है। तो अलग अलग तरह की एंटी एजिंग ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पेशेंट डिमांड करता है और अभी पेशेंट काफ़ी हद तक इसके लिए एक्सेप्टेबिलिटी भी ला चुका है माइंड में, तो पेशेंट करवाता है। सर एंटी एजिंग का आपने कहा कि भाई सैगी से स्किन होना, झुर्रे आना या फिर काले घेरे पड़ना, इनके पीछे का रीज़न क्या होता है, ये सब चीज़ें होना? सर एक तो एज अपने आप में, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपका उम्र वैसी तो नहीं रह सकती जैसे 20 साल में थे, तो एज का जो उम्र का असर तो आएगा ही आएगा। उसके कारण से स्किन लूज हो जाती है, स्किन लटकने लग जाती है, आपका कोलेजन लूज पड़ने लग जाता है और उसकी रीमॉडलिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, उसकी टाइटनिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। और कई बार अगेन मैं उसी पॉइंट पे आऊँगा, स्ट्रेस की वजह से भी एजिंग आपकी फास्ट होती है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो आपकी एजिंग फास्ट होती है। अगर आपकी हैबिट्स, फूड हैबिट अच्छी नहीं है तो भी आपकी एजिंग फास्ट हो सकती है। आपकी कोई एडिक्शन है, किसी तरह का व्यसन है, उससे भी आपको एजिंग फास्ट हो सकती है। स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, धूप में ज़्यादा घूम रहे हो, उससे भी आपकी एजिंग फास्ट हो सकती है। तो उम्र के साथ में ये जो 5-7 कारण मैंने बताए, इन पे भी आपको वर्क करना पड़ेगा। जैसे धूप में जाएं तो बचाव रख के जाएं, अपनी सारी लाइफस्टाइल और जो फूड हैबिट्स है उसको एकदम प्रॉपर अलाइन करें। सर बचाव आपने जो धूप का बताया वो सनस्क्रीन ही हो सकती है? बिल्कुल सनस्क्रीन लगानी चाहिए? बिल्कुल लगानी चाहिए। अगर आप आउटडोर जा रहे हो, बहुत ज़्यादा आपका सन एक्सपोजर है, तो आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए। सनस्क्रीन एंटी एजिंग का सबसे पहली ज़रूरत है। सबसे पहला ट्रीटमेंट एंटी एजिंग में सनस्क्रीन है। सर करता क्या है सनस्क्रीन पूरा? सनस्क्रीन में क्या होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर होते हैं, कुछ दवाइयाँ होती है
जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर जिसमें 50 या 30 या 50 प्लस होता है, तो वो जो सनलाइट अपने स्किन पे आ रही है उनको एक तरह से ब्लॉक कर देता है, वो आपके स्किन को डैमेज नहीं कर पाती। मतलब अगर 100% मेरे पे सनलाइट आ रही थी, सनस्क्रीन लगाने से उसका इफेक्ट आप पे रिड्यूस होकर 90-95% तक कम हो जाएगा। सिर्फ 5% सनलाइट आपके चमड़ी पे पहुंचती है, वो आपको ब्लॉक का काम करती है, एक फिजिकल बैरियर का काम करती है आपके स्किन पे, जिससे जो स्किन पे सनलाइट की वजह से जो डैमेज होता है वो रुक जाता है। सर आपने अभी सारी चीज़ों की इनकी बात करी, सर ये मिथ है क्या कि भाई कम सोने से मेरे काले गड्ढे पड़ जाएंगे? नहीं, ये मिथ नहीं है। कम सोने से काले गड्ढे अगर किसी के हैं तो वो बढ़ सकते हैं, और नहीं भी है। सॉरी, मतलब कि मेरा कहना है अगर आप कम सोते हो तो आपके काले घेरे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ये क्या सही में होता है? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कम सोने से आपकी आइज़ रिलैक्स नहीं हो पाती है, और जो पिगमेंटेशन है टायर्ड रहती है आंखों में टायर्ड आइज़ होती है, आपकी टायर्ड लुक होता है फेस का, तो उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन और डार्क सर्किल प्रोमिनेंटली दिखते हैं, वो आपको विजिबल मतलब हो जाते हैं फेस पे, तो वो आपको एम्बरेस करते हैं आपकी सोशल प्रेजेंटेशन में, जहाँ भी आप जाते हो पब्लिक डीलिंग में, वहाँ पे आपको मेंटली भी वो अफेक्ट करते हैं। आपने भी इन सब चीज़ों के बीच में एंटी एजिंग की बात करी थी, क्या राइट एज होती है एंटी एजिंग लेने का? अबव 40 और अबव 45 एंटी एजिंग ट्रीटमेंट अगर किसी को रिक्वायरमेंट है या लग रही है, तो वो अपने स्किन स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर उस बारे में राय ले सकता है। हो सकता है ज़रूरत ना हो, पर अबव 40 में एक रूटीन चेकअप के लिए आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर ज़रूरत होगी तो डॉक्टर आपको बताएगा कि यहाँ से आपको ये डिफेक्ट है, इसको आप करेक्ट कर सकते हो, फिर वो आप पेशेंट की चॉइस है, वो चाहें तो करवा सकते हैं। और अगर उनसे पहले वाली एज का कोई करा रहा हो तो? पहले वाली एज में इतना ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बिलो 40 में एजिंग इफेक्ट इतना फास्ट नहीं होती, क्योंकि भगवान ने अगर स्किन दी है तो बिलो 40 में स्किन जैसे होनी चाहिए वैसे ही रहती है। अबव 40 में चेंजेस थोड़े फास्ट आते हैं। सर अब बात करते हैं आपकी थेरेपीज़ की। सर मैं जब इन सब चीज़ों के ऊपर था तो सर एक बहुत सारी थेरेपी चली थी, वो एक आईवी थेरेपी। सर इस आईवी थेरेपी के बारे में क्या है सर? ये आईवी थेरेपी, आप ग्लूटाथियोन की बात कर रहे हैं? हाँ, ग्लूटाथियोन आजकल काफ़ी ब्यूटी शॉट्स के नाम से काफ़ी फेमस है, मतलब आईवी ग्लो थेरेपी बोलते हैं। ग्लूटाथियोन एक तरह का जो सब्सटेंस है वो एंटीऑक्सीडेंट तरीके काम करता है। अपने बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है सनलाइट की वजह से, स्ट्रेस की वजह से जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको स्कैवेंज करता है, उसको खाता है। तो वो एंटीऑक्सीडेंट के कारण से जो एजिंग बढ़ रही है, जो पिगमेंटेशन बढ़ता है, उसमें ग्लूटाथियोन का रोल है। तो ग्लूटाथियोन अभी काफ़ी चलन में है, एक्चुअली ये कह सकते हैं कि हॉट ट्रेंड में है ग्लूटाथियोन। हर यूथ ग्लोइंग स्किन की तरह दिखना चाहता है, अच्छा गोरा दिखना चाहता है। सर सॉरी टू पॉज यू, एक और इसमें आता है कि कोरियन ग्लास स्किन समथिंग। बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा फेशियल है। कोरियन ग्लास स्किन फेशियल है, एक तरह का बहुत नॉर्मल फेशियल है, ग्लो के लिए फेशियल होता है। ये भी बहुत हॉट ट्रेंड में है, ट्रेंडिंग चल रहा है अभी। हमारे पास काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं जो इसकी डिमांड करते हैं। ये आपकी स्किन को, अनइवन स्किन को इवन स्किन में कन्वर्ट करता है और ग्लासी स्किन हो जाती है आपकी। जैसे कोरियन लोगों की जो स्किन होती है बहुत यूथफुल, बहुत ग्लोइंग, बहुत फेयर, बहुत इवन और बहुत ही ग्लासी स्किन हो जाती है। तो ये कोरिया का रिसर्च है, और उन्होंने कोरियन ग्लास फेशियल काफ़ी प्रमोट किया, और यहाँ के पेशेंट्स भी काफ़ी डिमांड करने लग गए हैं। तो उससे एक बार के लिए पेशेंट की स्किन पूरी निखर जाती है, चमक जाती है। सर ये क्या सही प्रोसीजर है? हाँ, क्यों, क्या गलत है? अगर कोई पेशेंट या कोई क्लाइंट अपनी स्किन को ग्लो वाला फेस देखना चाहता है और अगर इससे ग्लो आता है तो क्या बुराई है? नहीं, कोई मतलब साइड इफेक्ट नहीं है। मेरा मेन मुद्दा जानने का ये है कि जो स्किन वो बोलते हैं ना कि भाई भगवान ने तुम्हें दी है, ठीक है, ग्लो तुम मैक्स टू मैक्स उसी पॉइंट पे सकते हो जब तुम पैदा हुए, तुम्हारा ग्लो वही है लास्ट, ठीक है। उसके ऊपर के ऊपर जो रिसर्च आप करा जा रहे हो, उसके ऊपर आप ट्रीटमेंट कराए जा रहे हो, क्या वो इफेक्टफुल होगा? बिल्कुल होता है सर। अगर किसी कारण से, जैसे आउटडोर एक्टिविटी वजह से अपने स्किन में पिगमेंटेशन आ गया है, डल हो गया है स्किन, थोड़ा अनइवन हो गई है, तो ये कुछ हद तक जो फेशियल हैं, जो ट्रीटमेंट्स है, उसको करेक्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% करेक्ट कर देंगे, लेकिन काफ़ी पेशेंट की अपीयरेंस और प्रेजेंटेशन को काफ़ी इंप्रूव करते हैं, लुक्स को काफ़ी इंप्रूव करते हैं। और इसीलिए बहुत सारे क्लाइंट और पेशेंट्स आजकल खुद आगे से डिमांड करते हैं कि ये करवाइए। नहीं, मतलब आप वेदर के शायद से आप
उसके जा रहे हो, पीछे जा रहे हो वेदर के, भाई मेरे अकॉर्डिंग आज अपनी स्किन है, बाहर के लोग अपनी स्किन को ब्राउन स्किन बोलते हैं, उनकी वाइट स्किन है सॉरी, कोरियन की अलग स्किन है, तो उनके वेदर के अकॉर्डिंग उनकी स्किन है, अपनी वेदर के अकॉर्डिंग अपनी स्किन है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने चीज़ बताई है। ये बात सही है कि अपने को जहाँ जैसा अपन एटमॉस्फेयर में, जैसे कंट्री में रहते हैं, जैसे अपनी ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, तो जैसा स्किन होनी चाहिए वैसी है। लेकिन फिर भी अगर किसी कारण से इसमें कुछ मामूली अनइवननेस आई है, या थोड़ा कालापन आया है, या थोड़ा सा फेयरनेस में कहीं कमी आई है, और इन चीज़ों से अगर करेक्ट होती है, जो कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रखती है, तो क्या बुराई है। आजकल पेशेंट्स या क्लाइंट्स अपने आप भी बहुत जाके सैलून्स पे और पार्लर पे जाके बहुत सारे तरह के ट्रीटमेंट और फेशियल कराते हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि वो स्पेशलिस्ट के पास जाके कराए, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपकी स्किन को देख पाएगा और करेक्ट कर पाएगा, और जो आपके लिए बेनिफिशियल है वो आपके को फेशियल बता पाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसको कराने में अपने दिमाग में जो मेंटल ब्लॉक बने हुए हैं या मेंटल इनिबिशन है कि स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके ये सब क्यों कराया जाए, तो उसको हटाना चाहिए। क्योंकि हम दूसरी तरफ ये भी तो है ना, जहाँ हम करा रहे हैं तो उससे तो ज़्यादा अच्छा ही मिलेगा अपने को जो कुछ मिलेगा। सर एक सवाल था खान पीन के ऊपर। चिकन अपने, जैसे विराट कोहली था सर, विराट कोहली के डाइटिशियन ने यूँ कहा था कि आपको अपना नॉनवेज बंद करना होगा, आपकी बॉडी एसिडिक हो रही है, उसके कारण आपके फेसेस पे सब पिंपल्स आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ कि चिकन खाना, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, क्या ये अपनी बॉडी को इफेक्ट करता है? बिल्कुल करेगा सर। चिकन खाने में तो कई बार फायदे की चीज़ भी होती है, क्योंकि प्रोटीन रिच डाइट है, बशर्ते उसको प्रॉपर बैलेंस करके कम मसालेदार बनाया जाए और हिसाब से जो मात्रा है उसके हिसाब से खाया जाए। लेकिन स्मोकिंग अल्कोहल तो बिल्कुल डेंजरस है। स्मोकिंग अल्कोहल कैसे अच्छा बता सकते हैं? नहीं, अच्छा नहीं बता रहा, मैं बोल रहा हूँ कि एक तो होता है भाई लिवर अंदर से तो खराब कर रहा है, क्या उसका इफेक्ट बाहर बॉडी पे भी? बिल्कुल दिखता है सर। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास स्मोकिंग करने आते हैं तो उनके लिप्स पिगमेंटेड रहते हैं, उनके पिगमेंटेशन कालापन जम जाता है, उनके फेस पिगमेंटेड रहता है, उनका फेस टायर्ड लुक देता है। और अल्कोहल लेने से उसके बहुत सारे विटामिन की डेफिशिएंसी आती है अगर वो डाइट प्रॉपर नहीं लेता तो। और अल्कोहल से इंटरनल सिस्टम बहुत ख़राब होता है, और फेस पे भी एक थकान जैसी, डलनेस जैसी, आईज के पफीनेस, आईज में खड्डे, चेहरा एकदम अनइवन ऐसा रहता है। सर मैं आपके जब क्लिनिक पे आया तो मैं देख रहा हूँ आपके यूथ बहुत आ रहे हैं क्लिनिक पे, और बहुत अच्छी बात है सर, यूथ कंसर्न हो रहा है हमारी स्किन के लिए। सर ऐसी कौन सी डिजीज है जो यूथ में बहुत कॉमन देखने को? देखो, अभी का यूथ जो आ रहा है वो अपने लुक्स को लेकर काफ़ी कॉन्शियस है, अपने अपीयरेंस को लेकर काफ़ी कॉन्शियस है। तो उनके चेहरे पे अगर कोई फुंसियाँ हैं, कोई दाग धब्बा हो गया है, तो वो चाहता है कि वो चीज़ जल्दी से जल्दी रिमूव हो। दूसरे जो यंग जनरेशन के जो लोग आ रहे हैं वो हेयर लॉस को लेकर काफ़ी कॉन्शियस है। अगर थोड़ा बहुत भी हेयर लॉस हो रहा है तो उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील होता है, उसको लगता है कि ये ठीक होना चाहिए। तो हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत सारे यंग जनरेशन के पेशेंट्स, क्लाइंट्स आ रहे हैं। तो हेयर लॉस का सर रीज़न क्या हो सकता है? मतलब जिनमें होता है, एक तो होता है कि भाई जब आपका यहाँ पे बियर्ड स्टार्ट होती है तो आपके ऊपर की थोड़ा बहुत बाल होता है, मेरे अकॉर्डिंग अगर होता है तो आप बता दीजिए, ऐसा नहीं होता तो। सर हेयर लॉस का मेन रीज़न क्या हो सकता है यूथ में? हेयर लॉस का मेन रीज़न देखो, एक तो अनुवांशिक होता है, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जिसे हम बोलते हैं, जो अगर परिवार में पिताजी के हो, दादाजी के हो, मामा जी के हो, ताऊ जी के हो, चाचा जी के हो, तब भी वो अनुवांशिक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, वो तो होता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। दूसरा टेलोजन एफिड्यूम बोलते हैं जिसको, बहुत सारे कारणों से वो हेयर लॉस होता है। डाइटरी डेफिशिएंसी, खान पान की कमी, और स्ट्रेस, नींद पूरी नहीं आना, प्रॉपरली उनको मैनेज नहीं करना, उसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है। लंबे समय तक बीमार रहे, कोई बहुत बड़ी सर्जरी हुई जिसके कारण से हेयर लॉस हुआ, डिलीवरी के बाद में, प्रेगनेंसी के बाद में भी कई बार हेयर लॉस होता है। उसमें हम खान पान प्रॉपर करें, कुछ मेडिकेशंस हेयर स्पेशलिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा के लें तो वो करेक्ट हो जाता है। और कोविड के बाद में एक एलोपेशिया एरिएटा नाम की बीमारी होती है, वो भी काफ़ी कॉमन है, जिसमें गोल गोल पेचेस बन जाते हैं स्किन पे, और उसमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है 2-3 महीने तक, तब जाके वो बाल आते हैं। सर पैचेस होने का कारण ये है स्किन पे? सर बालों में, जैसे बियर्ड रीजन में भी हो सकता है, स्कैल्प पे भी हो सकता है। ओके सर, आप ज़्यादा मिथ्स से रोज मिलते होंगे आपके, क्योंकि क्लाइंट के अकॉर्डिंग सबसे
3 सबसे मोस्ट जो मिथ होते हैं जैसे सफ़ेद चीज़ खाने से सफ़ेद दाग बढ़ जाएगा, ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों के नज़र में। लोग ये मानते हैं कि दूध पिएंगे या अंडा खाएंगे या कुछ सफ़ेद चीज़ का सेवन करेंगे तो हमारे जो सफ़ेद दाग होने की संभावना हो सकती है, या अगर हैं तो बढ़ सकते हैं। तो ये एकदम मिथ है, इसको दिमाग से निकाल दें। दूसरा मिथ क्या है कि जो है अपन हरी सब्जी, सलाद, फ्रूट, ये दूध का सेवन करेंगे तो हमारे जो हेयर लॉस है वो अगर एंड्रोजेनेटिक भी है तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है तो हमें प्रॉपर कंसल्टेशन लेके उसको ठीक करना पड़ता है। तो क्या है कि आजकल हम क्या एक तरफ तो बहुत न्यू एज एरा की तरफ जा रहे हैं, एकदम एडवांस एरा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हम आज भी पीछे ही अटके हैं। जो मिथ है उनको हम ब्रेक नहीं करना चाहते, उनको हमारे दिमाग से हटाना नहीं चाहते। और एक तरफ हम पूरा एडवांस हो चुके हैं, खान पान में हम डाइट चेंज करना नहीं चाहते, लेकिन कोई भी अगर किसी के कोई स्किन डिजीज़ हुई है तो हम चाहते यही है कि उसको पुराने ही कोई तरीके से ठीक हो, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े और साइड इफ़ेक्ट भी कम से कम हो। तो ये दोनों चीज़ें कैसे चल सकती है? अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट एडवांसेस है तो हमें उनका सहारा लेके उस चीज़ को ठीक करना चाहिए। पुराने ढर्रे पे और पुरानी सोच और पुरानी मेंटलिटी, जैसे आपने दादी का नुस्खे बताया, वो कुछ हद तक तो ठीक है, पर वो इतना तर्कसंगत नहीं है कि हम उनको लेके ही बैठे रहें और उनसे हम अपने बीमारी को ठीक कर पाएँ। सर अब कुछ बात करेंगे जो गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च किए हुए क्वेश्चन थे। तो सर सबसे ज़्यादा एक तो ये था कि क्या, एक तो मैंने जो आपसे पूछ ही लिया है कि सनस्क्रीन लगाना, जो आपने उसको जवाब दे दिया है। ये डार्क स्पॉट्स हटाए कैसे सर? डार्क स्पॉट, चेहरे पर जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको हटाने के लिए डी पिगमेंटिंग क्रीम आती है। जो डी पिगमेंटिंग क्रीम काफ़ी हद तक हेल्पफुल होती है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस में। अपने आप से कोई भी ट्यूब, क्योंकि बहुत सारी मार्केट में स्टेरॉइड युक्त क्रीम आती है जो गोरा होने की क्रीम या गोरा होने की का दावा करती हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी अवेलेबल है जो गोरा होने का दावा करती हैं, लेकिन वो भ्रामक विज्ञापन है, भ्रामक ऐड है। उनके चंगुल में नहीं फंसना चाहिए। जो जैसे आपने पहले बताया, नेचुरल जो कलर है, भगवान ने जैसा आपका स्किन का कलर दिया है, जो नेचुरल कलर है, आपकी स्किन का कलर वैसा ही रहने वाला है। हाँ, उस कलर में किसी कारण से कोई बदलाव आया है उसको आप ठीक कर सकते हो, लेकिन जो ओरिजिनल नेचुरल कलर है उसको गोरा नहीं कर सकते। तो ये गोरा करने वाली जो ट्यूब है, इनसे बचें और इनको ना लगाएं। ओके सर, विच विटामिन्स आर गुड फॉर हेयर एंड स्किन? हेयर के लिए हम बायोटिन एक सबसे बेस्ट होता है, विटामिन डी अच्छा होता है, आयरन अच्छा होता है, फोलिक एसिड अच्छा होता है। ये इस तरह के कम मिनरल्स और विटामिन होते हैं जो हेयर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सर एक कहा जाता है कि शैम्पू के ऊपर कि हाउ ऑफन डू यू यूज़ शैम्पू, तो सर शैम्पू यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? शैम्पू बिल्कुल करना चाहिए। शैम्पू एक तरह से स्कैल्प क्लींजिंग करता है और आपके हेयर को क्लींज भी करता है। तो शैम्पू करके आप बालों को साफ़ करते हो, उनकी डर्ट हटाते हो, उनकी गंदगी हटाते हो, स्कैल्प पे कोई पपड़ी भी जम रही है तो उनको रिमूव करते हो। एक्सेस हर चीज़ की बुरी है। अगर आप डेली शैम्पू कर रहे हो जिसकी ज़रूरत नहीं है तो वो ना करें, अल्टरनेट डे कर सकते हैं। क्योंकि स्कैल्प तो जैसे अपन शरीर को साफ़ करते हैं साबुन से, तो स्कैल्प भी, अपने बाल भी तो अपने शरीर का हिस्सा है, तो उनको भी साफ़ करना पड़ेगा। क्या डैंड्रफ सही में साफ करता है ये सब शैम्पू वैम्पू सारी चीज़ें? बिल्कुल, डैंड्रफ में एंटी डैंड्रफ शैम्पू आते हैं जो काफ़ी हेल्प करते हैं अपनी, और बहुत अच्छा इफेक्ट आता है उनको अगर प्रॉपरली गाइडेंस कर लेके और फिर अगर उनको अच्छे से लगाया जाए तो। सर अब आते हैं थोड़ी रेमेडीज़ के ऊपर। सर आपने सारी की सारी सर्जरी भी की होगी, बहुत सारे क्लाइंट्स की सर्जरी भी की होगी। सर आपको क्या इफेक्टफुल लगता है, नॉन सर्जरी डिपार्टमेंट या फिर सर्जरी डिपार्टमेंट? देखो, ये बहुत ही अलग क्वेश्चन है, क्योंकि सर्जिकल इंटरेस्ट जो एमबीबीएस में ही स्टूडेंट का बन जाता है। कि अगर उसको सर्जिकल इंक्लिनेशन है, सर्जरी में इंटरेस्ट है, तो उसका रुझान, उसका झुकाव स्टूडेंट का उधर ही हो जाता है। और जो नॉन सर्जिकल होता है उसका भी माइंडसेट एमबीबीएस में अपने आप ग्रेजुअली डेवलप हो जाता है। तो ये पूरी तरह से खुद की चॉइस की बात है, पूरी तरह से खुद क्या चाहते हो आप अपने आप से, उसकी बात है। तो ये कोई ऐसा एक थंब रूल नहीं है इसमें कि सर्जिकल अच्छा है कि नॉन सर्जिकल अच्छा है। जिसका जो इंटरेस्ट हो वो ले, और जो ले उसको 100% करे। ओके सर, जो आपने अभी जितनी भी रेमेडीज़ की बात करी, जितनी भी आपने अभी दवाइयाँ बताई है सारी,
क्या ये सब, एक तो होता है मेडिसिन लेके होना, एक होता है आप इसको सर्जरी के थ्रू, सर्जरी की भी थ्रू हो सकती है, तो उस चीज़ में पूछ रहा हूँ मैं, सर्जरी ज़्यादा बेटर है या फिर मेडिसिन लेना? डिपेंड करता है किस चीज़ में अपन पूछ रहे हैं। जैसे इंडिविजुअली अब मैं बात करूँ, आपके स्किन पे खड्डे हैं तो वो दवाई से ठीक नहीं हो सकते। अच्छा। उनके लिए अपने को एडिशनल थेरेपी लेनी ही पड़ेगी। हाँ, अगर कुछ फुंसियाँ हैं और उनमें अपन थेरेपी ना भी लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ना भी लें तो चलेगा, उनको हम दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। तो ये डिजीज़ टू डिजीज़ वेरी करेगा, डिजीज़ टू डिजीज़ डिफ़र करता है ट्रीटमेंट मोडेलिटी, कि क्या डिजीज़ है उसमें मेडिसिनल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा क्या, और क्या ट्रीटमेंट डिजीज ऐसी है जिसमें मेडिसिन से अगर ठीक नहीं होता है तो हमें एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट भी कराना पड़ता है, एक्स्ट्रा थेरेपी है, एक्स्ट्रा सर्जिकल नॉन सर्जिकल जो भी कुछ थेरेपी है वो भी हमें सोचनी पड़ती है। सर इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हुए ये पूछते हैं कि लास्ट कुछ चुनिंदे सवाल मेरे, यूथ को स्किन के लिए कुछ टिप्स देना चाहोगे आप? यूथ को बिल्कुल, जैसे अपन वैसे डिस्कशन तो अपना चल ही चुका है, यूथ को मैं देना चाहूँगा कि जितना ज़रूरत हो उतना स्क्रीन टाइम काम में, मतलब स्क्रीन टाइम यूज करिए और स्क्रीन आउट टाइम भी निकालिए। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करने से आपकी स्किन, आपकी आँखों पे इफ़ेक्ट आता है। सेकंड चीज़, हेल्दी डाइट लीजिए। अगर आप अनहेल्दी डाइट लेंगे तो वो अपने शरीर के लिए अच्छा नहीं है। थर्ड चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जिमिंग करना अच्छी बात है, एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, लेकिन एक्सेस हर चीज़ की बुरी है। अगर आप विग्रेस एक्सरसाइज करते हैं तो आपने देखा होगा इन दिनों में हार्ट अटैक के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो आपको अपने शरीर को थोड़ा रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, ऑनर योर बॉडी। आपकी बॉडी का जितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से एक्सरसाइज करें। फोर्थ, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। फिफ्थ, वर्क लाइफ बैलेंस एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर वहाँ कहीं भी बैलेंस बिगड़ता है तो वो अल्टीमेटली आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, हार्मफुल है। तो ये 5 पॉइंट पे अगर अपन काम करते हैं और डिसिप्लिन में अपना जीवन जिए तो अपने काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों से बचे रह सकते हैं। सर आजकल की यूथ है ना, अपने चेहरे के ऊपर ये जो मास्क आते हैं, ठीक है, मतलब मैं भी लगाता हूँ, ऐसे मैं मना नहीं करूँगा, मास्क आते हैं, ठीक है, जो फेशियल के ऊपर लगा के जिसमें ठंडा ठंडा लगता है, ठीक है, ये लगाते हैं, और जो एंटी पॉल्यूशन के फेस वॉश लगाते हैं, फेस वॉश के ऊपर तो अपनी बात हुई, ठीक है, इसको भी थोड़ा कंसिडर करना कि फेस वॉश लगाते हैं। जो बाहर के जो प्रोडक्ट लगाते हैं जिनसे ऐसा लगता है कि भाई हाँ मेरे कुछ देर के लिए मैं थोड़ा ग्लो कर रहा हूँ, या फिर क्या ये लगाना चाहिए? देखो, अगेन मैं वही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अपने आप से अगर ज़रूरत नहीं है तो क्यों लगाना है, और ज़रूरत है तो आप किसी से बात करके, किसी से सलाह लेके करिए। अपने आप से कई बार अपन लगा लेते हैं और अपनी स्किन को ज़रूरत ही नहीं होती है, और कई बार आप नहीं लगाते हो जहाँ ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ के अगेन यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि भ्रामक विज्ञापनों को देखकर या ऑनलाइन सोशल मीडिया पर देखकर आप अपने आप से परचेज कर लेते हैं, शॉप नाउ, बुक नाउ कर लेते हैं, और वो जो है हो सकता है आपके लिए इतना बेनिफिशियल ना हो।